हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.6 जो ऐच्छिक चैप्टर हैं, त्रिभुज के ऐच्छिक चैप्टर, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। इसमें जो क्वेश्चन हैं त्रिभुज से संबंधित हैं और इसके पिछले के क्लास में 6.1 से लेकर 6.5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। क्योंकि ये चैप्टर को कहा जाता है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी तैयारी करने से क्या होता है, पिछले चैप्टरों के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। यदि आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैथ के अलावे अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी हो सके। साइंस के लिए भी प्लेलिस्ट दिए गए हैं, उसमें वीडियो है, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है, एक चित्र दिया गया है और उसी चित्र से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आकृति 6.56 में पीएस कोण पी QPR का समद्विभाजक है। सिद्ध कीजिए कि QS बाय SR इक्वल टू PQ बाय PR है। तो सबसे पहले चित्र की रचना करेंगे। चित्र क्या दिया है, तो एक त्रिभुज दिया गया है। और इस त्रिभुज में क्या किया गया है, थोड़ा नीचे करके बना लेंगे त्रिभुज, अच्छा रहेगा। क्योंकि एक इस त्रिभुज के अनुरूप एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करनी है, इसलिए इसको थोड़ा नीचे करके बनाते हैं। ये रहा, नाम दिया गया है PQR। PQR ये त्रिभुज है और इसमें एक दिया गया है PS कोण QPR का समद्विभाजक है। ये जो है इस कोण को दो भाग में बांट रहा है। PS, ये दोनों कोण इक्वल हो गए, ठीक है। इतना ही दिया गया है, पहले लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज PQR में, अब PS कोण का समद्विभाजक है। कोण तो समद्विभाजित करने के बाद कौन सा कोण प्राप्त होता है, तो QPS कोण QPS इक्वल हो जाएगा, कोण क्या है, RPS। ये दोनों कोण इक्वल दिया गया है, ठीक है, क्योंकि PS है समद्विभाजक। और अब इसके आगे क्या करना है, तो सिद्ध करने के लिए दिया गया है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है इसमें QS बाय SR, QS बाय SR इक्वल टू PQ बाय PR, PQ बाय PR। चित्र में इसको समझ लेंगे तो आसानी होगी। QS बाय QR, QS ये भुजा है और QR की बात करें SR है, SR ये भुजा है। और अन्य क्या भुजाएं दी गई है, PQ और PR। तो PQ ये भुजा है और ये PR है। तो पहला तो इसमें एक ऐसी स्थिति होती है, ये तो कोण के समद्विभाजक हैं, ये भुजा को भी यदि समद्विभाजित करने वाली रेखाओं के रूप में यदि होता तो काम और भी आसान हो जाता, दोनों त्रिभुज को समरूप दर्शा करके सिद्ध किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए एक अन्य रचना करेंगे और PS के समांतर एक रेखा R से खींचेंगे। तो R से एक रेखा खींचते हैं जो PS के समांतर हो। ये अन्य रचना के रूप में लिया गया है। तो समांतर रेखा खींच दिए इस तरह से। अब इन समांतर रेखा में क्या करेंगे, PQ जो है
इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं, प्रतिच्छेद कर दिया एक जगह। तो इस तरह से पी क्यू आर एस था, इसको टी बिंदु मान लेते हैं और लिखते हैं। अब रचना क्या की है उसको, तो पी एस के समांतर टी आर या आर टी खींचा, पी एस समांतर आर टी खींचा। अब जब समांतर खींच लिए, तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो पता होगा दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। इस तरह से ये दोनों संगत कोण हो गए। तो यहां प्रमाण में चलते हैं। अब समांतर किसके रूप में लेते हैं, तो पी एस समांतर है, क्योंकि पी एस समांतर आर टी या टी आर कह सकते हैं। पी एस इधर से लेंगे तो टी आर देना बेहतर होगा, ठीक है। पी एस समांतर टी आर, तो दोनों समांतर है, समांतर रेखाएं हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो ये क्या है, ये कोण जो बन रहे हैं इस तरह से, एक इसको यदि डॉट में आगे बढ़ाते हैं तो ये अंत एकांतर कोण बनते हैं। तो कौन सा कोण है, जगह उनका नाम दिखाते हैं। इसलिए अंत एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण से क्या पता चलता है, इस कोण का नाम देंगे कोण एस पी आर। एस पी आर इक्वल कौन सा कोण होगा, तो पी आर टी, पी आर टी, ये कोण बराबर हो गए। अब और एक बात देखते हैं, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण भी बराबर होती है। तो ये कोण क्या हो गया बराबर, ये दोनों कोण इक्वल हो गए। उसको दिखाते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट कर देंगे इसको और पुनः इसमें करते हैं क्या, संगत कोण से, संगत कोण से। तो संगत कोण से क्या पता चलता है, ये कोण को दर्शाएंगे, कोण क्यू पी एस, कोण क्यू पी एस बराबर कोण, कौन सा कोण होगा, कोण इसको लेंगे पी टी आर या पी टी आर कोई देते हैं, पी टी आर। अब यहां पर एक और कार्य करेंगे। अब क्या देखते हैं, एस, ये दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं इसको, एस पी आर और क्यू पी एस, पी आर टी, पी टी आर, एस पी आर, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, और ये दोनों कोण तो दिया गया है इक्वल है। तो दिया है क्या, यहां पर दिया है कोण क्यू पी एस, क्यू पी एस इक्वल टू कोण आर पी एस, आर पी एस, ये दिया गया है कोण, और क्यू पी एस आर पी एस के बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये दोनों कोण तो इक्वल हो गए, कोण पी टी आर इक्वल टू कोण आर पी एस या एस पी आर कह सकते हैं। यदि इधर से लेंगे एस पी आर,
तो यहाँ पर यूज किए हैं एस पी आर, इसलिए यहाँ इधर भी एस पी आर को ही दर्शाते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। एस पी आर हो गया। अब ये इक्वेशन थर्ड यदि मान लेते हैं इसको, यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड नहीं भी मानने से काम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया कथन को लिख दिए हैं, इसलिए इक्वेशन नहीं भी देने से दर्शाया जा सकता है। तो इसको इस तरह से इक्वेशन सेकेंड हम ले लेते हैं, और अब फर्स्ट और सेकेंड में डायरेक्ट देखते हैं क्या है। एस पी आर इक्वल है, तो कोण पी आर टी और कोण पी टी आर क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों समीकरण से हम क्या देखते हैं, ये कोण जो है यहां देख लें, एक में एस पी आर इक्वल है कोण पी आर टी बराबर कोण हो गया पी टी आर। अब इसको चित्र में देखेंगे तो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे करते हैं अब इसका, आगे सॉल्यूशन से पहले ये समझ लें यहां करते क्या है, पी आर टी कहां है उसको देखते हैं। तो पी आर टी कौन है, पी आर और टी, ये कौन की बात कर रहे हैं। पी टी आर क्या है, तो पी टी आर ये कौन की बात कर रहे हैं। तो एक ही आधार पर जब दो भुजाओं के द्वारा बनाया जाए कोण, और वो दोनों कोण बराबर हो जाए, तो बराबर कोण बनाने वाले भुजाएं भी बराबर होती है। क्योंकि समान आधार पर बराबर, या ऐसा कह सकते हैं ये कोण, दो कोण बराबर है तो उसमें द्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए दो भुजाएं भी बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि समान आधार पर बराबर कोण बनाने वाली भुजाएं बराबर होती है। बराबर शब्द की जगह समान भी लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा अब, पी टी बराबर क्या हो गया, पी टी इक्वल टू क्या हो गया, पी आर हो गया। बस इतना तो हो गया। अब आगे क्या करते हैं इसमें, अब जगह यहां देखते हैं, पी टी की जगह पी आर लिख सकते हैं। तो यहां पर अब क्या करते हैं, जब कोई एक त्रिभुज, अब पी आर और टी त्रिभुज में जब देखते हैं तो क्या है, अब त्रिभुज यहां से लेंगे क्यू आर टी में, इस त्रिभुज में क्या है, एस यानी पी एस जो है समांतर है टी आर के, पी एस समांतर टी आर, रचना से ये समांतर है। जब कोई त्रिभुज में, ध्यान दे पिछला ही रूल से, ये जब कोई त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, ऐसा होता है ना। तो वो ऐसा कौन सा नियम है, तो है थेल्स प्रमेय। तो इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या प्रयोग करेंगे, यहां सिद्ध होता है क्या, पी एस बाय एस आर इक्वल टू, इसकी भुजा को लेंगे पी क्यू पी या पी क्यू बाय पी क्यू। अब यहां ये वाला भुजा को ले लिए, और बाय क्या हो जाएगा, पी टी कह सकते हैं, ऐसा तो हो गया। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, क्यू एस बाय एस आर, क्यू एस बाय एस आर की बात कर रहे हैं, क्यू एस
यहाँ कौन से भुजा को ले लिए, पी एस ले लिए हैं, एस आर क्यू एस सीधा, क्यू एस बाय एस आर, तो ये तो आ ही गया पहला संगत भुजा, ये स्थिर भुजा ऐसे देखना है, क्यू एस बाय एस आर इक्वल टू पी क्यू ये है बाय टी पी या पी टी, और पी टी जो है पी आर के बराबर है, तो इसलिए लिखेंगे ऐसे क्यू एस बाय एस आर इक्वल टू पी क्यू बाय पी टी के जगह क्या लिख देंगे, पी आर। क्यों, क्योंकि चूंकि पी टी बराबर क्या है, पी आर है, ये तो पहले ही दर्शा दिए हैं, यही सिद्ध करना था, हो गया प्रूव, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से इसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके इसको सिद्ध कर सकते हैं कि कैसे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आकृति 6.57 में डी त्रिभुज एबीसी के कारण एसी पर स्थित एक बिंदु है, जबकि बीडी लंब एसी तथा डीएम लंब बीसी और डीएन लंब ए बी है। सिद्ध कीजिए कि डीएम स्क्वायर इक्वल टू डीएन इंटू एम सी। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, उसको बनाने से पहले दिया गया जो चित्र है उसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, एक त्रिभुज पहले बनाया गया है और इस त्रिभुज में क्या किया गया है, एक लंब की रचना की गई। इस तरह से नाम दिया गया है, एबीसी त्रिभुज है और एन, और इसी बिंदु से एक लंब इस पे रचना किया गया है, एम, और ए बी सी था, ये बिंदु डी हो गया और इसको मिला दिया गया, डी से बी को मिला दिया गया है, ये लंब की रचना की गई है और इधर भी लंब है। तो दिया क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी बिंदु ए बी सी के कर्ण एसी पर स्थित है। जैसा कि कह रहा है डी बिंदु ए बी सी के कर्ण, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी हो गया 90 का, क्योंकि कर्ण तभी होगा जब समकोण त्रिभुज होगा, अर्थात ये 90 का एंगल है, ठीक है, कोण बी हो गया 90 और एसी हो गया कर्ण, उस पर बिंदु एक डी है। साथ में क्या दिया गया है, बी डी लंब एसी डी एम लंब बीसी और डी एन लंब ए बी। सिद्ध क्या करना है, तो नंबर 1 में सिद्ध करना है डी एम स्क्वायर इक्वल टू डी एन इंटू एम सी। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले चित्र में सभी मानों को देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया है, बी डी लंब है एसी, ये रहा बी डी लंब है एसी पर लंब है, अर्थात यहां पर कह सकते हैं 90 का एंगल ये सब मिलके बना रहा है। डी एम लंब बीसी दिया गया है, डी एम यह है लंब बीसी दिया गया है, डी एन भी लंब है ए बी पर। तो
चतुर्भुज ए यदि यहां से लेंगे तो बी एन डी एम चतुर्भुज बनता है। पहले उस चतुर्भुज में देखते हैं। चतुर्भुज बी एन डी एम में क्या है? इस चतुर्भुज में ये कोण बी क्या प्राप्त होता है? कोण बी बराबर होता है 90। शॉर्टली लिख रहे हैं, बी का तात्पर्य पूरा बी से 90 का है। और क्यों 90 का? क्योंकि लंब दिया गया है। यहां पर देख लें, इसमें ये समकोण त्रिभुज दिया गया है, बी 90 का दिया हुआ है, दिया है ये सब। और ये लंब आपस में दिए गए हैं, तो डी एन लंब है ए बी पर, इसलिए कोण एन एन अर्थात करने का मतलब डी एन बी, डी एन बी इसका भी मान है 90 डिग्री का है। ये भी तो लंब के कारण डी एन लंब है ए बी पर, इसलिए हो गया। और इस कोण को देखते हैं तो डी एम लंब है बी सी पर, इसलिए कोण डी एम बी या बी डी एम, तो इधर से लेंगे नाम, बी डी एम लिखते हैं। कोण बी डी बी एम डी इक्वल टू क्या है? 90। इसका भी कारण क्या है? कारण है चूंकि डी एम जो लंब है बीसी पर। अब सभी इस तरह से सभी रूप में तीन तीन कोण हो गए 90 के, चौथा कोण तो अपने आप 90 का होगा। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी बी एन डी एम, नाम चेंज है, बी एन डी एम क्या है? एक आयत है। तो बी एन डी एम क्या है? एक आयत है। अब आयत है तो आयत के क्या होते हैं? आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए क्या होगा? आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगा? बी एम बराबर क्या होगा? डी एम। बी एम बराबर हो जाएगा डी एम। और इसी तरह से क्या होगा? यदि इस भुजा को लेते हैं तो डी एम बराबर क्या हो जाएगा? बी एन के बराबर हो जाएगा, बी एन के बराबर। तो ये आयत होने के कारण ऐसा हो गया। तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं ये डी एम प्रयोग किया गया है, डी एन प्रयोग किया गया है, एम सी का प्रयोग किया गया है, तो देखते हैं किस किस त्रिभुज में आ रहा है। तो डी एम तो ये त्रिभुज में आ रहा है, ये वाला त्रिभुज है। डी एन तो डी एन यहां प्रयोग किया गया है। और एम सी का प्रयोग किया गया। एम और सी कौन सा भुजा है? जरा देख लें, एम और सी ये भुजा है। तो एक ये त्रिभुज तो प्रयोग किया ही गया है, साथ में इस भुजा का नाम देगा। तो ये भुजा तो इक्वल हो गया आयत होने के कारण, इसलिए हम इस त्रिभुज को लेते हैं। त्रिभुज, इसका नाम देंगे सी डी एम, सी डी एम तथा त्रिभुज, इसका भी नाम दर्शाएंगे इसी तरह से। तो बी डी एम, बी डी एम, इन दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं? तो पहला तो देखते हैं ये कोण है इक्वल 90 का। कोण डी या सी एम डी, डी एम सी, डी एम
सी इक्वल टू कौन है BMD 90 का कोण है। अब 90 का कोण है, ये क्या है लंब दिया गया है और ये दोनों इस तरह से क्या किए गए हैं, ये पूरा कोण 90 का है, तो कोण को ये विभाजित कर रहे हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कोण CDM इक्वल टू कोण BDM इक्वल टू 90/2 45 डिग्री है। तो दो कोण इस तरह से बराबर हो गए, इसलिए ए समरूपता से क्या होगा, कौन कौन समरूपता से, त्रिभुज CDM समरूप त्रिभुज BDM ये दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। अब समरूप त्रिभुज की क्या होती है, संगत भुजा अनुपातिक होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब संगत भुजाओं का अनुपात करेंगे। तो संगत भुजा क्या है, पहले वाले त्रिभुज का लेते हैं इसका, तो एक लंब ले लेते हैं, तो DM लंब है इसका DM, और उसके लंब की बात करेंगे तो क्या दिया गया है, इस त्रिभुज में लंब क्या है BM बाय BM इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटे लंब हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब आधार के अनुपात को करते हैं, तो आधार का अनुपात में क्या हो जाएगा, पहले वाले त्रिभुज का आधार लेंगे, तो ये आधार ये हो गया MC, पहले वाले त्रिभुज का आधार हो गया, और इसका आधार क्या, ये लंब है तो ये हुआ आधार, आधार इसका हो गया DM। अब यहां क्या करेंगे, एक और एक कार्य करने की आवश्यकता है, क्रॉस करना हो तो क्रॉस कर लेंगे, नहीं तो पहले समानित कर देते हैं। यहां अभी इसके यहां दर्शा दिए हैं, यहां नाम तो प्रयोग किया गया DN, यहां DN का नाम उल्लेख नहीं है, तो BM बराबर है DN, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि BM बराबर DN है, आयत होने के कारण हुआ, BM बराबर DN दिया गया है। अब जब आयत से सिद्ध होता है BM बराबर DN, तो इसलिए यहां पर अब बदल सकते हैं, BM के स्थान पर DN लिख सकते हैं, DM बाय DN बाय MC बाय DM, भाग हो रहा है, इधर लाके गुना करेंगे, DM इंटू DM क्या होगा, DM स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो DN इंटू MC, DN इंटू MC, यही सिद्ध करना था, इस तरह से प्रूव्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया गया है, सेकेंड नंबर में, DN स्क्वायर इक्वल टू सिद्ध करना है, सिद्ध करना है DN स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN। पहले देखना चाहिए चित्र में क्या दिया गया है, कहां सिद्ध करने के लिए, तो DN स्क्वायर, तो DN पहले देखते हैं कहां पर है, तो DN ये हो गया, ये त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है, और DM इंटू AN दिया गया है, DM का प्रयोग कर किसमें हो रहा है, DM ये त्रिभुज है, और AN का प्रयोग किया गया है, तो AN तो उसमें है ही, DM भी दिया गया है, तो DM देखते हैं कौन से भुजा है, DM, तो इन दो त्रिभुज को ले सकते हैं, ठीक है, या इन दो त्रिभुज का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो अब इनको और इसको लेते हैं एक साथ, एक 90 का कोण हो गया, ये कर्ण हो गया, इसी को ले लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज
यहां से आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से त्रिभुज BDM, BDM तथा त्रिभुज ADN, ADN, इन दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं? तो सबसे पहले है कोण, दर्शा देंगे M, जिसको कहते हैं BMD, जैसे इसमें दर्शाए थे कोण, यहाँ BMD 90 का है, कोण BMD बराबर कोण DNA, DNA 90 का हो गया। अब दोनों कोण बराबर हैं। अब साथ में क्या है दिया गया, जो है एक और कोण को बराबर दर्शाने की आवश्यकता है। तो ये कोण देख लेते हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो अंतःएकांतर कोण भी बराबर हो जाते हैं। ये रेखाएं समांतर है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ये कोण इस कोण के बराबर है। और अच्छी तरह पता होगा ये लंब से द्विभाजक है, इसलिए इस दोनों कोण को भी इक्वल करके दर्शा चुके हैं यहाँ पर। तो ये कोण बराबर हैं और ये कोण जो है इसके बराबर हो गए। तो इस आधार पर कह सकते हैं ये दोनों कोण बराबर हैं। तो दिया है या पहले के त्रिभुज को सिद्ध किए हैं उससे पता करते हैं। कोण CDM, कोण CDM बराबर कोण BDM, CDM BDM बराबर है, पहले दर्शा चुके हैं, ये बराबर है। और अंतःएकांतर कोण का प्रयोग करेंगे, ये संगत कोण लगा देते हैं इसमें। संगत कोण से, संगत कोण से क्या पता चलता है? कोण CDM, कोण CDM बराबर कोण DAN, DAN। अब वो संगत कोण से बराबर हैं। CDM है तो BDM और DAN बराबर होगा। कोण BDM बराबर कोण DAN। तो BDM को देखते हैं कहाँ है, BDM ये कोण है और DAN ये कोण है, ये दोनों कोण हो गए बराबर। अब ये दोनों कोण जब बराबर हो गए तो इस आधार पर क्या कह सकते हैं, AA समरूपता से। यदि इसको नंबरिंग कर दे तो अच्छा रहेगा, नंबर 1, 2, 1 तथा 2 से। AA समरूपता से त्रिभुज BDM, यहां लेंगे BDM समरूप त्रिभुज यहाँ समरूप क्या दर्शाना चाहिए था, समरूप दर्शाएंगे समरूप त्रिभुज ADN, ADN। ये दोनों त्रिभुज हो गया समरूप, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात करेंगे। तो संगत भुजाएं क्या है इस त्रिभुज में, तो पहला तो देख लेते हैं संगत भुजा क्या, DN को लेना है। तो DN इस त्रिभुज में आ रहा है और इस त्रिभुज में क्या आ रहा है, BM आ रहा है। तो BM इसके आधार को ले रहे हैं, इस त्रिभुज में इधर से लेंगे तो ये लंब हो जाता है, तो इसके लंब को लेंगे। तो इसका लंब क्या आता है, AN बाय AN इक्वल टू क्या आता है। अब इसके फिर आधार को लेते हैं,
तो इसका आधार क्या है, इस वाले त्रिभुज में डीएम, डीएम इसका हो गया आधार डीएम, और इसका आधार देखते हैं क्या है, तो इसका आधार है डीएन। अब यहां क्या करेंगे, इधर चूंकि दिया गया मान है क्या, यहां देख लें बी एम और डी एन बराबर है, बी एम बराबर डी एन, बी एम बराबर डी एन है, इसलिए बी एम की जगह डी एन कर देंगे, डी एन बाय ए एन इक्वल टू डी एम बाय डी एन। तो dn से डिवाइड हो रहा है, इधर आके dn में क्या होगा, मल्टीप्लाई, dn स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या होता है, an से डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dm इंटू an, इस तरह से प्रूव्ड होता है। तो इसमें भी ये दोनों त्रिभुज का प्रयोग किए हैं, सिद्ध करने के लिए इन दोनों का प्रयोग करके दर्शा दिए हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे नंबर 3 को, नेक्स्ट क्लास में।